नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय स्टार्टअप जगत की हर खबर पर पकड़ रखने वाला आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर, और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। बसा बसाया फैमिली बिजनेस हो तो अगली पीढ़ी के लिए काम की शुरुआत आसान हो जाती है, लेकिन इसी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी अलग छाप छोड़ने के लिए इनोवेशन लाना जरूरी होता है। इनोवेशन ऐसा जो न सिर्फ खुद की काबिलियत साबित करे बल्कि जमाने की बदलती जरूरतों को देखकर कारोबार को एक नया मुकाम भी दे। इस हफ्ते हम आपके सामने एक ऐसा फैमिली बिजनेस पेश कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1964 में हुई। आगरा में आर.एन. बजाज ओवरसीज ने अपनी सब्सिडरी R&B ग्लोबल इंपेक्स के नाम से जूतों का कारोबार शुरू किया और टारगेट उस समय एक्सपोर्ट मार्केट ही था। अब इस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने भारतीय रिटेल में अपनी पकड़ बना ली है अपने ब्रांड ला ब्रिजा के साथ। आगरा के दानिश बजाज के पास वो सब कुछ था जो एक युवा उद्यमी चाहता है। बसा बसाया जूतों का कारोबार, बाजार में नाम, विदेशी डिग्री और सबसे बढ़कर जूतों के कारोबार को एक इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर मार्केट में ले जाने का जुनून। यूएस से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद दानिश ने अपने पारिवारिक बिजनेस से उभारा वुमेन्स शू ब्रांड ला ब्रिजा। अमेरिका में पढ़ते पढ़ते लोगों का फुटवेयर टेस्ट देखते देखते और ग्लोबल डिमांड समझते समझते मेरे को रियलाइज हुआ कि विमेन्स फुटवेयर का वर्ल्ड एवरेज मतलब एक विमेन एवरेज 20 पेयर ओन करती है फुटवेयर के, जबकि इंडिया में वो नंबर कंसिडरेबली लोअर है। तो कम से कम 30 से 40% लोअर है उस एवरेज से। तो उसको सोचते हुए मेरे को दिमाग में आया कि यार काफी अपॉर्चुनिटी है इस वॉल्यूम को ग्रोथ करते हुए। फैमिली बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद सबसे पहले दानिश ने फोकस महिलाओं के लिए जूते बनाने पर किया। भारतीय मार्केट में पकड़ तो पहले से ही थी, इसलिए दानिश ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर अपनी नजरें गड़ाई। आज ब्रांड ला ब्रिजा को भारत के साथ यूरोपीय देशों में भी पसंद किया जाने लगा है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। प्राइस और शू का लुक पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंडियन वुमेन के परचेज को इफेक्ट करते हैं। उसमें ज्यादा टेक्निकल पहरेदारी जूते की, ज्यादा मटेरियल का टच फील, ये सब इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि एक्सपोर्ट मार्केट में रखता है। तो पहला तो सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि इसको समझना किस प्राइस पॉइंट पे हम एक्चुअली फिट इन कर सकते हैं। हमने कई डिस्ट्रीब्यूटरों से बात की, कई अपने रिटेल पार्टनर से बात की, कुछ हमारे और जान पहचान वाले थे, इंडस्ट्री से बात की, तो सबका बहुत अलग अलग ओपिनियन था। भारत में इस वक्त बहुत कम कंपनियां खासतौर पर महिलाओं के जूते बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसे में भारतीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैरायटी देना भी किसी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन यही ला ब्रिजा के लिए एक मौका भी बन गया। इंडिया में विमेन्स फुटवेयर सेगमेंट, क्योंकि ला ब्रिजा सिर्फ विमेन्स फुटवेयर का ब्रांड है, विमेन्स फुटवेयर सेगमेंट में आज भी बहुत बड़े बड़े कोई ज्यादा ब्रांड नहीं है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, स्टीव मैडन, ऑल्डो, उनका प्राइस पॉइंट और उनका जो टारगेट मार्केट है वो बहुत अलग है जिस टारगेट मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे हम पोजीशनड हैं। बाकी अभी भी मैं समझता हूं 80%, 75% से 80% मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से प्ले होता है। बिजनेस के शुरुआती दौर में कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बड़ा झटका लगा। दरअसल कंपनी ने काफी ज्यादा निवेश सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में किया। जो हमने इंडस्ट्री का नॉलेज उस टाइम पे हमें अप्रोप्रिएट लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से शुरू करना चाहिए, वो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक हमारा काफी फेल हो गया था। वी वर नॉट काफी सक्सेसफुल नहीं हो पाए डिस्ट्रीब्यूशन में, और जबकि हमने हालांकि सारा ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर एनर्जी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लगा दिया था। सो 1.5 साल के बाद हम ऑलमोस्ट 2014 के एंड में हम लोगों ने रीस्ट्रैटेजाइज काइंड ऑफ किया और हमने डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अनरीचेबल या बहुत मिनिमल टेरिटरीज
में करेंगे, बाकी सब में हम अपना डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं। इस गलती से ये सबक मिला कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ज्यादा ध्यान देने की बजाय सीधे रिटेलर्स तक जाया जाए, साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग का भी सहारा लिया जाए। आज मॉल्स और कई सारे मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर पर लाब्रिजा के जूते मिलते हैं। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग भी तेज की है। हालांकि ऑनलाइन में मिले अच्छे रिस्पांस के बावजूद कंपनी आने वाले कुछ सालों में ऑफलाइन रिटेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है। हमारा अभी ऑलमोस्ट 40% बिजनेस ऑनलाइन से डिराइव हो रहा है, 60% इज ऑफलाइन। और आई थिंक आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि अगर हमारा फोकस थोड़ा ऑफलाइन में ज्यादा रहेगा तो मेरा यही टारगेट है कि अबाउट 75-25 तक रेशियो में पहुंचे, बिकॉज ऑनलाइन हालांकि विजिबिलिटी बहुत है, इम्पैक्ट बहुत रहता है कि आपको डिस्प्ले करने का बहुत चांस मिलता है, आप पूरे बार में एक कलेक्शन लगा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऑफकोर्स स्पेस इशू रहता है दुकानों के अनुसार। लेकिन ऑनलाइन सेल ज्यादातर डिस्काउंट ड्रिवन रहते हैं, तो वॉल्यूम है, विजिबिलिटी है, लेकिन मार्जिन्स कहीं ना कहीं कम रहते हैं। लाब्रिजा के पास अभी 100 से ज्यादा तरह के डिजाइन मौजूद है। कंपनी ने अपनी रेंज को डाइवर्सिफाई किया है और खासतौर पर युवाओं को टारगेट करते हुए जूते बनाए जा रहे हैं। हर सीजन में कंपनी जूतों की नई रेंज लाती है। लाब्रिजा के क्लोज फुटवियर और बूट्स कॉलेज जाने वाली छात्राओं में खासे पॉपुलर हैं। सामने से हमारे रिटेलर्स और जो हमारे चैनल पार्टनर्स और थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको क्लोज फुटवेयर पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, विच वॉज इन अ वे अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग टेक्निकली ज्यादा केपेबल है क्लोज फुटवेयर की इंडस्ट्री में काम करने में। सारा यूनिट हमारा मैकेनाइज्ड है, जो हैंड राइटिंग है हमारे वर्कर्स की वो भी क्लोज फुटवेयर के लिए ज्यादा अडेप्टेबल रहती है, तो हमारे लिए तो इनफैक्ट एक एडवांटेज सा था। और फॉर्चुनेटली मार्केट ने काफी अच्छा रिसीव किया। बूट्स, जिसकी मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, हमारे बूट्स काफी अच्छे बिकते हैं आज की डिमांड में, और इनफैक्ट सरप्राइजिंगली समर के महीनों में भी परसेंटेज कोई इतना कम नहीं है विंटर से। इन खूबसूरत जूतों को बनाना आसान नहीं है और खुद दानिश का बड़ा वक्त नए डिजाइन की प्लानिंग में लगता है। अफोर्डेबल डिजाइनर जूते यूएसपी हैं लाब्रिजा के। भले ही शुरुआत कुछ खास नहीं रही हो, लेकिन आगे कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्लान्स दानिश के पास तैयार हैं। जिस रेट से इस साल का एंड हम अब क्लोज करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगले 5 साल में हम लोग कम से कम 300-350 पॉइंट्स पर अवेलेबल होने चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कम से कम 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर, जो रियलिस्टिक टर्नओवर जो मैं समझता हूं लाब्रिजा से हम लोग जनरेट करना चाहेंगे। भारत में फैशन के प्रति लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अलग अलग मौके के लिए अलग जूते। ऐसे में डिजाइनर जूतों के कारोबार में लाब्रिजा अर्ली एडवांटेज लेकर टर्नओवर बढ़ाने पर फोकस बनाए हुए है। रोहन सिंह, आगरा। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए मुंबई एंजल्स की खास मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। देश का सबसे बड़ा एंजल नेटवर्क मुंबई एंजल्स एंटरप्रेन्योरशिप को सही मायने में आकार देने का काम पिछले 10 सालों से कर रहा है। सीड और अर्ली स्टेज कंपनियों में निवेश करने वाले मुंबई एंजल्स ने एंजल इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के नाम से एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव शुरू किया है। दिल्ली के मास्टर क्लास एडिशन में मुंबई एंजल्स नेटवर्क की सीईओ चांदनी जाफरी से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूंगा कि एंजल इन्वेस्टिंग एज एन एसेट क्लास किस तरीके से काम करता है? हमें पता है कि आप एफडी में इन्वेस्ट करो तो रिटर्न आता है, स्टॉक मार्केट में डालिए तो रिटर्न आता है, लेकिन एंजल इन्वेस्टिंग से क्या रिटर्न आता है लोगों को ये अभी इस तरह से मेन स्ट्रीम आइडिया नहीं है। अभी इमर्ज हो रहा है वो आइडिया, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे एक एसेट क्लास है। और इस एसेट क्लास में क्या होता है, रिटर्न तो आपको आता ही है, साथ में आप स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में आप पूरी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से।
तो एज एन एंजल इन्वेस्टर आप 10 लाख रुपए भी जैसे डालें तो अगर आप पेशेंटली उसको एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ डालें किसी स्टार्टअप पे, तो कई एंजल इन्वेस्टर्स मतलब 10x भी रिटर्न आता है, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न, 250 टाइम्स रिटर्न भी लोगों को आता है। बट इट्स नॉट जस्ट रिटर्न। जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रिटर्न तो एक एस्पेक्ट है एज एन एसेट। एसेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एक तो उसमें आपको रिटर्न आए, लेकिन अगर आपको मॉनिटरी रिटर्न भी ना आए, कई इट्स अ रिस्क, हाई रिस्क एसेट क्लास है, मॉनिटरी रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि आप उस स्टार्टअप को सपोर्ट कर देंगे और वो स्टार्टअप फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल हम इस बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, इसलिए हम ये आज ये एंजल इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाएं कि ये है क्या एसेट क्लास और आप कैसे उससे इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आप स्टार्टअप हो तो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, स्किलफुल, तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो और वो आप सोच रहे हो कि कैसे कौन कौन सी एसेट क्लास में डालते, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हम वो सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज एक एंजल इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। मैम, अगर मुंबई एंजल्स की बात करें, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं और क्या पाइपलाइन होगा इन्वेस्टमेंट का? तो मुंबई एंजल्स नेटवर्क एक्चुअली ये नेटवर्क है जिसमें 250 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक पूल बनाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो एक स्टार्टअप उसको क्यूरेट करते हैं या उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद फिर एंजल इन्वेस्टर्स आके उसको देखते हैं कि हाँ भाई ये हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस में फिट हो रहा है और ये इसमें प्रोग्रेस होगी, हम इसमें फंड अगर इन्वेस्ट करें तो पूल ऑफ 20-30 इन्वेस्टर्स एक साथ मिलजुल के इन एन एवरेज टिकट साइज 1 से 3 करोड़ के बीच में पैसा डालते हैं उसमें। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं निवेश करने की सोचते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह की कंपनीज को आप बैक करते हैं? हाँ। तो एज सच कोई ग्राउंड रूल, इसमें थंब रूल नहीं है कि इस तरह की कंपनी तो ही हम उसको बैक करेंगे। किसी भी सेक्टर का कोई भी आइडिया हो, लेकिन वो जो आइडिया होना चाहिए वो हमें इस तरह से दिखना चाहिए कि उससे फायदा हो रहा है या कुछ इनोवेशन हो रहा है या कुछ सपोर्ट मिल रहा है जो पहले नहीं हुआ, वो हो रहा है इस आइडिया से। तो एंजल इन्वेस्टर्स से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो पहले नहीं हुआ है। तो एक तो वो एक चीज वो ब्रॉडली देखते हैं, फिर वो ये देखते हैं कि टीम कितनी अच्छी है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं टीम को। क्योंकि पहले जैसे आप एंटरप्रेन्योर बने, आपका एक आइडिया है, अब आपको फंडिंग चाहिए, तो अगर आप ये डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे उनको कि मैं इस फंड लेके मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, इस बिजनेस को, मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं इस फंड का सही यूटिलाइजेशन करूंगा। क्योंकि आप जब बहुत अर्ली स्टेज पे जाते हो तब तो प्रोजेक्शन तो आप दे नहीं सकते, अगर आप देंगे भी तो वो हमें पता है कि वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, उसमें फुल प्रूफ नहीं है वो। तो हम इसी से चलते हैं कि हम किस तरह से ये समझें कि आप में वो कैपेबिलिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर और आपकी जो इंटेंशन क्या है, कि आप उसको क्या आप डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें हम ओवरऑल देखते हैं। सेक्टर्स कौन कौन से प्रॉमिसिंग हैं जो आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, या फिर आने वाले टाइम में कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उसमें ज्यादा सेक्टर्स हम जैसे एग्नोस्टिकली देखते हैं सेक्टर्स को। अब जैसे आप कह सकते हैं ई कॉमर्स बहुत रिस्की है और अब पूरी दुनिया में ई कॉमर्स से हम लोग डर गए हैं कि अब इस सेक्टर में हमें पैसा नहीं डालना, इसमें तो बहुत बन होता है। लेकिन ऐसा ई कॉमर्स जो एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करे, या जैसे फॉर एग्जांपल बेबी चक्रा हमारी एक कंपनी हमने जिसमें इन्वेस्ट किया है, उन्होंने क्या किया है कि वो ये पूरा जो पेरेंटिंग नीड्स हैं वो ऑनलाइन लेके आ गए हैं और वो विमेन कस्टमर्स को बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से एक तरह से ई कॉमर्स है, लेकिन इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। तो एज सच सेक्टर हम ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि इसमें नहीं जाना या इसमें नहीं जाना, हम ये देखते हैं कि आप कौन सा प्रॉब्लम का कौन सा स्केल, कितने लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कितनी जरूरत है उस प्रॉब्लम की जो सॉल्व हुए। लेकिन जरूरी ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कितना है उसमें। तो टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। एग्जिट्स ऑफ एंजल्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या विचार है आपका? हाँ, सो ये लॉन्ग टर्म गेम है, एक तो शॉर्ट टर्म नहीं है कि आज मैंने पैसा डाला 10 लाख और कल वो है 1 करोड़ हो गया। ये लॉन्ग टर्म गेम है
इसमें क्या होता है कि आपने फर्स्ट लेवल पे पैसा डाला, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला, तो उसमें 3 to 5 years तक का आपको एक टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होएगा कि जो आपका स्टार्टअप है जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा या एटलीस्ट स्केल पे आ गया, एक स्टेबिलिटी पे आ जाता है आपके पैसे से, उसके बाद वो आइदर सेकेंड राउंड रेस करेगा फंडिंग या कोई बड़ा फंड आके उसको या बड़ी कंपनी आके उसको अक्वायर कर लेती है। तो 3 to 5 years के टाइम में ये हो जाता है। सरकार का भी काफी फोकस रहा है स्टार्टअप्स के ऊपर और कई सारे पॉलिसीज भी आए हैं। किस तरह से सरकार की पॉलिसी सपोर्ट को आप देखती हैं और क्या और किए जाने की जरूरत है? ये मोदी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं ये बहुत पहले से भी हो रहा था। इट्स बीन अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन एंड मोदी सरकार ने उसको एक और दूसरे लेवल पे और आगे बढ़ाया है और जितनी भी पॉलिसीज हैं वो बहुत प्रो स्टार्टअप हैं और जैसे स्टार्टअप इन्वेस्ट इंडिया, ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। आज जो यहाँ पर हम इवेंट कर रहे हैं उसमें हमारे पार्टनर्स हैं। ये एक्चुअली अब पूरा इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उनके क्लियर डिलीवरेबल्स उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, बड़ी अग्रेसिव तरह की जो थिंकिंग है, जिसमें आप एक्चुअली पॉलिसी को आप देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, तो वो थिंकिंग मोदी सरकार ने लाई है इसमें, जो मुझे लगता है कि बहुत सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को। इस मास्टर क्लास में दिल्ली के बड़े एंजल इन्वेस्टर्स ने भी शिरकत की। उनमें से एक रहे InfoEdge या फिर Naukri.com के संजीव भीखचंदानी और आजकल काफी चर्चा में फ्लिपकार्ट स्नैपडील के पॉसिबल मर्जर पर संजीव ने कहा कि ई-कॉमर्स में बड़े M&As वक्त की मांग है। कई कंपनी को लिए जरूरत है, कई कंपनियां जो है वो अपने आप चल सकती हैं, तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मर्जर्स एक्विजिशंस जो है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्री, इवॉल्विंग इंडस्ट्री लैंडस्केप। पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं, आगे जाके भी होंगी। कुछ कंपनियां खरीदी जाएंगी, कुछ कंपनियां खरीदेंगी उन कंपनियों को, तो देखते आगे क्या होता है। जी सर, एक जो इन्वेस्टमेंट की अगर पूरे एनवायरनमेंट की बात करें, जो लो फंडिंग राउंड्स हैं उनको लेकर क्या व्यू है आपका और किस तरीके से? देखिए, मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। हम लिस्टेड कंपनी है, कभी हमारा शेयर इस दाम पे होता है, कभी नीचे दाम पे होता है, कभी ऊपर दाम पे होता है। तो इसी तरह अगर प्राइवेट मार्केट में अनलिस्टेड कंपनीज जो है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है, अगर उनके वैल्यूएशंस ऊपर जाए या फिर नीचे आए, तो मेरे ख्याल से ये मार्केट की मैच्योरिटी है एंड हमें इससे मायूस नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द कंपनीज आर गेटिंग मनी, उनको पूंजी मिल रही है, आई थिंक दैट इज प्रोग्रेस। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मार्केट अभी किस तरह का चल रहा है पिछले कुछ समय में और आगे का क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? देखिए, इंटरनेट में आप देखेंगे तो मोस्टली इंडिया में अनलिस्टेड कंपनीज ही हैं। उनमें मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के पास पूंजी काफी है, पैसा काफी है, लेकिन वो बहुत केयरफुल हो रहे हैं अभी कि कौन सी कंपनी में डालें और किस वैल्यूएशन पर डालें। तो ये एक फेज है, एक मूड है इन्वेस्टर्स का कि अभी हमें कॉशियस होना चाहिए, लेकिन पैसा है उनके पास, इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन बहुत डिसर्निंग तरीके से आएगी। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर और एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। मुंबई की कंपनी झकास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का झकास ऐप लोकल ऑफलाइन बिजनेसेस को एग्रीगेट करता है। कंपनी ने 1 करोड़ की सीड फंडिंग इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप से जुटाई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करने और मर्चेंट में जागरूकता लाने के लिए कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। झकास ऐप ऑफलाइन वेंडर्स को माल बेचने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। फिलहाल कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 30,000 मर्चेंट्स है और अगले 6 महीनों में ये आंकड़ा 1 लाख वेंडर्स पार करने का लक्ष्य कंपनी रखती है। स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंडस OS की कंपनी OS लैब्स टेक्नोलॉजीज ने सीरीज A2 फंडिंग जुटाई है। इसमें अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, वेंचरीज और JSW वेंचर्स ने हिस्सा लिया है। कंपनी के पहले निवेशक ओमीडिया नेटवर्क भी इस राउंड में शामिल रहे। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी टॉप इंडस्ट्री टैलेंट के हायरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन पर करेगी। इंडस OS 3.0 इस अगले वर्जन के लिए इंटरनेशनल और चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ कंपनी की बातचीत जारी है।
बैंगलोर बेस्ड इन्फ्लक्स मोटर्स ने ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से एंजल फंडिंग जुटाई है। कंपनी फंड का इस्तेमाल देश की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक बनाने के लिए करेगी। ये बाइक 3.5 सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती है। कंपनी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को अगले साल के अंत तक बाजार में उतारेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। लेकिन हाँ, आप तब तक हमसे संपर्क में जरूर रहिए। आप आवाज एंटरप्रेन्योर के फेसबुक पेज पर जाकर अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।